नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो कोट यहाँ पर बात कर रहा है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। तो अगर आपने मेहनत करनी है तो करते रहो, किसी को दिखाओ नहीं, किसी को बताओ नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। करो, जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो बताएगा कि आपने क्या किया है। तो अपने काम के ऊपर फोकस करो, मेहनत को जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो और एक प्लान तरीके से काम करो और आगे बढ़ते चलो। ओके, तो सक्सेस जो है वो मिलेगी ही मिलेगी और उसका शोर जो है ना वो काफ़ी दूर दूर तक गूंजेगा। तो चलिए अब थोड़ी सी नज़र मारते हैं कि ओवरव्यू क्या है हमारा। तो ये है आज का न्यूज़पेपर और कोट हमने अभी डिस्कस किया है। इसके बाद अभी हम एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे, फिर बाद में स्पीकिंग ट्री है, फिर फ्रंट पेज से लेकर ये स्टार्टअप्स एंड टेक। तो इस यहाँ तक ये जितने पेजेस हैं इकोनॉमिक टाइम्स के, सभी यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आएंगे उनका एनालिसिस करेंगे। फिर बाद में वोकेबलरी के वर्ड्स होंगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी का कोई कंसेप्ट होगा, फिर लास्ट में है एक नक्शा होगा जिसको आपने पहचानना है। तो देखिए जो मैप भी आपको मिलता है ना, उस मैप को अगर कोई अकेला मैप है, किसी भी राज्य का या मैप है या किसी भी देश का मैप है, तो उसको आइडेंटिफाई करना टफ होता है। तो इसलिए उसमें कोशिश किया करो, ओके, इसको आइडेंटिफाई करने की। हालांकि जो मैप्स अभी मैं करवा रहा हूँ वो तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अभी आने वाले समय में जब धीरे धीरे हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, तो उस समय आपको डिफ़िकल्टी आएगी जब मैं अलग अलग रीजन्स के मैप आपको दूंगा। तो इसके इसके लिए अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। तो और एग्जामिनेशन में खास तौर पर जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं तो वहाँ पर ऐसे मैप के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी शुरू करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन। तो फर्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर बात कर रहे हैं, टाइम टू एक्सपेंड द रोल ऑफ कैट बॉन्ड्स, इनोवेट रिस्क ट्रांसफर फॉर नेचुरल डिजास्टर्स। तो इस आर्टिकल में एक कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स की बात की जा रही है, तो इसको हम कैट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। तो ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं जब कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ होता है, चाहे कोई अर्थक्वेक हुई है, चाहे कोई सुनामी आई है। ओके, जैसे अभी रिसेंटली चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में ये जो डिजास्टर आया था, तो अभी उसी के रिगार्डिंग जो है ये आर्टिकल है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो बजट अभी अनाउंस हुआ 1 फरवरी को, तो उसमें ये बात कही गई कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको इनक्रीज़ किया जाएगा। अभी के लिए 49% थी, लेकिन अभी इस साल का बजट जो है उसमें 74% तक जो है एफडीआई जो है इसको अलाउ कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो इससे क्या होगा, कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर में, पैसा जो है उसकी बढ़ोतरी होगी। और जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है रिफॉर्म लेके आए जा रहे हैं भारत सरकार की ओर से, ताकि जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट है इसको और बढ़िया किया जा सके। इस तरीके से हम आगे बढ़ें कि हमारे यहाँ पर जो पैसा है ना वो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुँचे और हमारी मार्केट डेवलप करे। तो जो ये एफडीआई 74% कर दी है, तो ये भी एक यहाँ पर एक तरह का रिफॉर्म है भारत सरकार की ओर से कि कैपिटलाइजेशन जो है वो बढ़े और जो लोग जो है इन्वेस्ट करें हमारी कंपनीज़ में। हमारी कंपनीज़ पैसा जुटाएं बाहर से भी, जो फॉरेन कंट्री से वहाँ से भी, डोमेस्टिक जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स है वहाँ से भी। तो इससे जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर की टर्म अगर बात करें तो वहाँ पर तो हम लॉन्ग टर्म फंड्स जो हम जुटाएंगे तो काफ़ी बढ़िया जो है एफिशिएंटली हम काम करेंगे। लेकिन दूसरी ओर बात कर रहे हैं जो हाई यील्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमें इनकी मार्केट की ओर भी ध्यान देना है, खासतौर पे जो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स हैं जिनको हम कैट बॉन्ड्स भी बोलते हैं, तो इनकी मार्केट को भी हमने डेवलप करना है। तो अगर इनकी मार्केट अच्छे से डेवलप होती है तो अगर कोई भी डिज़ास्टर रिस्क निकल कर आता है तो उस समय हम जो रिस्क है उसको मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। क्योंकि अभी देखो चमोली में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जब वो बाढ़ आई तो वो प्रोजेक्ट का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो वो प्रोजेक्ट के भी ऊपर भी पैसे लगे होते हैं, ओके, तो फंडिंग हुई होती है जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट के जो है काम चलने शुरू होते हैं, काम चलता रहता है। तो अभी देखो डिज़ास्टर आ गया, सब कुछ तबाह हो गया, तब जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, ओके, तो अब उनका क्या होगा, तो उनके बारे में भी सोचना है। तो इसलिए यहाँ पर हाई यील्ड जो डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, इसकी मार्केट को डेवलप करने की यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तो अभी समझते हैं कि कैट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो अगर बात करें हम कैट बॉन्ड्स की, तो ये भी एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट ही है। जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में भी जो है डेट एक तरह की यहाँ पर डेट मार्केट की होती है जहाँ पर पैसा जुटाया जाता है कंपनीज की ओर से। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं हम कैट बॉन्ड्स के बारे में, तो उसमें जो कंपनीज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करती हैं तो वो जो है यहाँ पर पैसा इकट्ठा करती हैं इन्वेस्टर्स से,
ओके, तो इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, जिसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स और जो कैट बॉन्ड्स हैं, तो ये बॉन्ड्स तभी इशू होंगे जब कोई नेचुरल डिजास्टर का कोई इवेंट जो है वो होकर हटा है। ओके, तो ये कंडीशन है यहाँ पर। और आगे बात कर रहे हैं कि अभी जो लैंडस्लाइड हुआ, जो ग्लेशियर की वजह से जो उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर जो नुकसान हुआ, तो इसके अलावा और भी पूरे भारतवर्ष में जितने भी तरह के आपने एक्सट्रीम इवेंट्स देखे हैं, ओके, मतलब कि कुदरती कोई आपदा आई है, तो उससे हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमें जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है उसको और हमें सही तरीके से जो है एक्सपैंड करना है, और जो रिस्क मिटिगेशन है उसको और इम्प्रूव करना है। मतलब इस तरह के जो रिस्क निकल कर आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें जो हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको और हमें मजबूत करना होगा आने वाले समय में। तो जो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स हैं, जो कैट बॉन्ड्स हैं, एक तरह का एक साउंड मैकेनिज्म है, जो कि जो कोई अगर नुकसान होता है, ठीक है, उसके अगर रिस्क के समय पर क्या क्या करता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जो है यहाँ पर मौका मिलता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करें इस समय पर, जिस समय पर काफ़ी ज़रूरत है, और फिर यहाँ पर अच्छा रिटर्न भी इनको मिल जाता है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड भी होता है इसका, 3 से लेकर 5 सालों के अंदर अंदर। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है एक सफिशेंटली अट्रैक्टिव कूपन की तरह काम करता है कि अगर कोई ज़्यादा रिस्क वाला कोई यहाँ पर नेचर डिजास्टर निकल कर आता है या कोई भी कंडीशन निकल कर आती है, तो उस समय पैसा जो है इन्वेस्टर से जुटाया जाए, इन्वेस्टर जो है इसमें इन्वेस्ट करें, और इनको रिटर्न भी जो है अच्छा मिलता है, इसलिए यहाँ पर हाई यील्ड वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि जो कोई भी कैट बॉन्ड इशू करता है, ओके, इशू कौन करता है? हमेशा अगर कोई भी मार्केट में किसी ने भी पैसा जुटाना होता है तो वो कंपनी या सरकार, ओके, तो वही जो है उस बॉन्ड को इशू करेंगे, और उससे जो है वो पैसा जो है उसको रेज करेंगे मार्केट से इन्वेस्टर्स के थ्रू। तो इस आगे बात करेंगे यही कि जो कैट बॉन्ड्स जो इसको इशू कर रहे हैं, या इंश्योरेंस है या री इंश्योरेंस है, ओके, तो वो चाहे कोई सॉवरेन एंटाइटी है, तो उनको एक तरह की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए। ओके, तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उनको चाहिए। तो इसके लिए बात कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि जितने भी रीजन हैं जहाँ पर ख़ास तौर पे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जो है त्रासदी हो सकती है, कोई ना कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, तो उनको अपने आप को इंश्योर करके ही चलना चाहिए। और वो इंश्योरेंस जो है उसको ख़रीद सकते हैं किसी यहाँ पर बड़ी जो है इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ से उसको ख़रीद सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं कि इसके अलावा वो कैट बॉन्ड्स जो है उसको भी इशू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रेलिवेंट लोकल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी जो है डायरेक्टली जो है कैट बॉन्ड्स को इशू कर सकती हैं, तो और उससे जो है पैसा जुटा सकती हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप जो कूपन लगाओगे कैट बॉन्ड्स के ऊपर वो कितना हाई होगा। जितना हाई आप कूपन लगाओगे उसी हिसाब से जो है इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएंगे इंश्योरेंस मार्केट में। तो ये डिपेंड करता है कि कितने बड़े लेवल का यहाँ पर इवेंट हुआ है, कितने बड़े लेवल का डिजास्टर हुआ है, तो उसी हिसाब से जो है किसी भी मार्केट को या किसी भी सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है, उतना पैसा ज़्यादा लगता है। ओके, तो फिर जो अगर कोई आप अच्छा कूपन उनको शो करते हो कि अच्छी रिटर्न आपको मिल जाएगी, तो फिर पैसा ज़्यादा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अवेयरनेस की भी यहाँ पर ज़रूरत है, अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस की हमें यहाँ पर इस मार्केट में ज़रूरत है, ता जो कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस फाइनेंशियल मार्केट का हम जो है खड़ा कर सके आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं कि जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जिस तरीके का भी आप फाइनेंशियल मार्केट चाहते हो, तो वहाँ पर आप जल्दी से काम करो, इनोवेशन वहाँ पर लेकर आओ। ओके, और लगातार जो है इसको मैनेज करके चलो। जितने भी तरह के आपके सामने रिस्क निकल कर आते हैं, तो वहाँ पर नए तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करो, नए तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को यूज़ करो, और जो सिचुएशन है उसको और सही करो, फाइनेंशियल मार्केट को और एक्सपैंड करो और बढ़िया तरीके से उसको ग्रो करवाओ। और इसके लिए यहाँ पर एक फ़ंड की बात कर रहे हैं, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। ओके, तो ये यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है कि ये फंड जो है ये शायद जो है जो पॉलिसीज़ होती हैं, अगर कोई भी किसी तरीके का डिज़ास्टर निकल कर आता है उसके बिहाफ पर जो है अच्छी जो है आपको रकम जो है खरीद के दिखा सकता है, जहाँ पर अच्छा सपोर्ट जो है आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि एक बात यहाँ पर नोट कीजिए, जो एसेट्स अभी मैनेजमेंट के अंडर है बाय पेंशन फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये अभी 55 लाख करोड़ के हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए कि इन रिसोर्सेज को सिस्टमेटिक तरीके से हम एलोकेट करें, ताकि जो कि कोई भी अगर स्ट्रीम इवेंट निकल कर आता है तो उसको सही तरीके से हम इंश्योर कर पाएँ।
चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि उत्तराखंड में से कितनी रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, टोटल कितनी रिवर्स जो है यहाँ से बहती हैं। इसके अलावा कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, और कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ उत्तराखंड जो है अपना बॉर्डर टच करता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यह है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं जो जिनकी यहाँ पर वैक्सीन एंजाइटी देखने को मिली है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो संकोच कर रहे हैं वैक्सीन से, तो इसके बारे में ये आर्टिकल है। स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अभी भारत का जो कोविड इनकुलेशन प्रोग्राम है इसको और ताकत देने की ज़रूरत है। जो पहला फेज था उसमें फोकस किया गया हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के ऊपर, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और अदर जितने भी मेडिकल पर्सनल थे, जहाँ सैनिटेशन वर्कर्स थे, जो लगता था कि ज़रा कोविड के नज़दीक होकर काम कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर वैक्सीनेट किया गया। लेकिन इसमें से भी जो बात निकल कर सामने आ रही है वो है कि सिर्फ 56% जो लोग हैं जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर से, तो उनमें से सिर्फ 56% ही एलिजिबल हुए हैं जिनको यहाँ पर वैक्सीन मिली है। ओके, तो अभी वैक्सीन हेजिटेंसी देखने को मिल रही है मेडिकल कम्युनिटी में। तो इस तरीके से अगर ये ऐसा करेंगे तो जो बाकी की पॉपुलेशन है तो वो भी ऐसे करेंगे कि वो संकोच ही करेंगे कि हमने वैक्सीन नहीं लगानी है। तो यहाँ पर क्या रीज़न रहे हैं कि इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने या मेडिकल कम्युनिटी में से काफ़ी सारे लोगों ने। तो जैसे ये काम करेंगे उसी तरीके का मैसेज अगर जो बाकी की फेजेस आएंगे तो उसमें तो बाकी जो पॉपुलेशन है तो वहाँ पर भी उसी तरीके का मैसेज पहुँच जाएगा, लोग भी संकोच करेंगे। तो इस तरीके से जैसे हम हर्ड इम्यूनिटी को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी बढ़े, अगर वैक्सीनेट हो जाता है बंदा तो उसको कोविड होने के चांसेस बहुत कम है, तो फिर दोबारा वो मार्केट में जा सकता है, इकोनॉमी में हस्तक्षेप कर सकता है, अपने काम जो है कारोबार है उसको बढ़ा सकता है, और अभी फिर किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा और अपनी इंटरेक्शन कर सकता है ग्लोबल कम्युनिटी के साथ। और ऑथर आगे बात कर रहे हैं कि सरकार और उनकी एजेंसीज, इसके अलावा जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं और जो वैक्सीन डेवलपर्स हैं या वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अभी इस सिचुएशन का हल ढूंढना होगा कि जो डर की भावना क्यों रही है। उसका रीज़न यही है कि पता नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे अगर हम ये वैक्सीन लगा लेते हैं तो इसी डर के चलते जो है काफ़ी लोग जो है वैक्सीन अभी भी नहीं लगवा रहे हैं। तो अभी इस फेलियर को अभी सही करना है। तो अभी जब तक हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि क्या इसके अनफाउंडेड कंसर्न रहेंगे, ओके, तो अगर किस तरीके का जो है बिहेवियर रहेगा या किस तरीके के इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी के ऊपर, जब तक इसके बारे में क्लैरिटी हम नहीं दे पाएंगे तो तब तक जो है इसके सही मायने में जो रिजल्ट है निकलने चाहिए वो नहीं निकल कर आएंगे, और इसके नतीजे बहुत बुरे निकल कर आ सकते हैं आने वाले समय में जो भारत की पोस्ट कोविड रिकवरी होगी। तो इसके लिए यहाँ पर जिम्मेदारी यहाँ पर किनकी बनती है? सरकारों की, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जो वैक्सीन बनाते हैं उनकी। और आगे बात कर रहे हैं कि जो फेज 3 का ट्रायल होना था, ओके, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसके द्वारा, और इसके अलावा जो इंडिया की स्पेसिफिक वर्जन है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनिक वैक्सीन जिसको हम कोविशील्ड बोलते हैं, तो ये 2 तरह की वैक्सीन है जो यहाँ पर हम बना रहे हैं। ओके, तो इनके जो बाकी ट्रायल होने थे तो ये इन्होंने नहीं किए, जिसकी वजह से ना मेडिकल कम्युनिटी में भी इस वैक्सीन के प्रति एक संदेह पैदा हो गया कि पता नहीं इसके ट्रायल क्यों नहीं किए गए। ओके, पता नहीं कौन से रिजल्ट निकल कर आ रहे थे जिसकी वजह से इन्होंने रोक लगा दी। तो अभी क्या करना होगा, अभी जो यहाँ पर इसके लिए जो रेलेवेंट डाटा बनकर निकल कर आता है, ओके, तो वो यहाँ पर जो है प्रोवाइड करना होगा जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, जो कि वो अच्छे से समझ सकें कि जो वैक्सीन जो भारत बायोटेक बनाकर दे रहा है या फिर जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बन रही है वो बिल्कुल सही है और आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि एफर्ट्स करें, जो भी यहाँ पर जिस तरीके का भी मिस इन्फॉर्मेशन है इस गैप को ब्रिज अप करें, गैप को फुलफिल करें, साथ ही साथ इंटरेक्शन करें जो भी कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे यहाँ पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, और दूसरा जो बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जहाँ पर भी ये इसके रिगार्डिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के जो है प्रोसेस चल रहे हैं, तो उनसे भी हम हेल्प ले सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन है। जो भी वैक्सीन को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन में उसको बांट रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं,
तो वहाँ पर क्या रिजल्ट निकल कर आए हैं, तो उन रिजल्ट को भी हमें यहाँ पर जो है आगे हम पहुँचा सकते हैं। तो एक सही इन्फॉर्मेशन है उसको आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जो मेन टाइम है तो उसमें जो सबसे बड़ी बात जो ये करनी है कि जो हमारी वैक्सीन है ना, वैक्सीन जो हम बनाकर यहाँ पर भारत सरकार जिसके लिए पैसे दे रही है उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी वो वेस्टेज हो रही है क्योंकि अभी भारत सरकार ने सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, तो उसके लिए सारा का सारा खर्चा भारत सरकार कर रही है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो आप टारगेट ग्रुप रख के चलते हो कि हमने इतने लोगों को वैक्सीनेट करना है एक दिन में, उस टारगेट ग्रुप को आप बड़ा करो और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने जो है एक दिन में वैक्सीन जो है प्रोवाइड करनी है। तो इससे यहाँ पर जो वैक्सीन डिलीवरी यूनिट्स है उसमें भी आप बदलाव करो, साथ ही साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना उसको यहाँ पर फैसिलिटेट करो। ओके, तो इससे क्या होगा, जितनी भी वैक्सीन आपके पास पहुँचेगी वो वेस्ट नहीं होगी, और जिन जिन को ये वैक्सीन लगनी चाहिए वहाँ तक ये इसकी जो अप्रोच है वो हो जाएगी। अगर आप इसकी जो स्कोप है या एलिजिबिलिटी है जो वैक्सीनेशन के लिए इसमें इसको आप बड़ा करते हो तो इसका जो पेस है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक दिन में अगर हम चाहते हैं कि 5 से 10 मिलियन लोगों को हम वैक्सीनेट करें तो उसके लिए हमें उस हिसाब से सेटअप भी हमें तैयार करना होगा। ओके, तो आगे बात कर रहे हैं कि अगर वैक्सीन के रिगार्डिंग किसी तरीके का संदेह पैदा हो जाता है, ओके, तो क्या करेगा वो पैंडेमिक के खिलाफ जो हमारी फाइट है ना उसको कमज़ोर कर देगा। तो इस समय जो सबसे ज़रूरी चीज़ यही निकल कर आ रही है कि इस प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन ढूंढना है और कोशिश करनी है कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो पाए उनको वैक्सीनेट करना है, कि ये ना हो कि अभी हम वैक्सीनेट कर ही ना पाए अपनी पॉपुलेशन को और एक नया वेरिएंट जो है वो निकल कर सामने आ जाए कोविड वायरस का। तो एक अच्छा एक्शन जो है यहाँ पर होना चाहिए, भारत सरकार को इसमें आगे काम करना होगा, और जो भी इसके रिगार्डिंग संदेह है इसकी जितने भी इस संदेह का निवारण जिस तरीके से भी हो सके भारत सरकार को आगे करना होगा। तो ये है हमारा तीसरा आर्टिकल। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन उसके बारे में। तो बजट के बारे में ये आर्टिकल है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो इस बार का जो हमारा बजट है, जैसे पुराने बजट होते हैं जैसे कंजप्शन के ऊपर फोकस करते हैं, तो कंजप्शन लेड बजट नहीं है, ये इंफ्रा लेड बजट है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो तभी जो है एक तरीके की हमारे पास जो है ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। तो अभी बहुत सारे जो लेयर्स हैं जिससे कि हम इकॉनमी को दोबारा से बूम पे लेकर आ सकते हैं, तो उस सब चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया है कि अच्छी रिकवरी हमारी इकॉनमी को मिले। बिल्कुल प्लान तरीके से जो है यहाँ पर पैसा स्पेंड किया गया है एग्रीकल्चर में, रूरल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में। तो ये सब चीज़ें जो है आने वाले समय में एक लॉन्ग टर्म फाउंडेशन जो है ग्रोथ की उसको जो है यहाँ पर पैदा करेंगे। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं जो फार्म क्रेडिट भारत सरकार की ओर से इस बजट में दिया गया है वो अभी 10% की दर से इसको बढ़ा दिया गया है पिछले साल के मुकाबले। तो ये 16.5 लाख करोड़ की राशि बनेगी जो कि यहाँ पर किसानों को यहाँ पर इसका क्रेडिट मिलेगा। ओके, तो जिससे क्या होगा, जिस तरीके के भी पैसे की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उस पैसे को यूज़ करेंगे फार्मर्स और अपने जो एग्रीकल्चरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे, उसको और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो माइक्रो इरीगेशन है तो इसके लिए भी जो फंडिंग है उसको डबल कर दिया गया है। अभी 10,000 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे माइक्रो इरीगेशन पर्पसेस के लिए। तो इससे भी फार्मर्स को फ़ायदा होगा और हमारी धरती को फ़ायदा होगा, पानी बचेगा अगर माइक्रो इरीगेशन जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगाते हैं किसान और अच्छा जो है सिस्टम डेवलप करते हैं अपनी एग्रीकल्चर जो उनके खेत हैं वहाँ पर। तो इसके ऊपर भी काफ़ी खर्चा होता है कि एक पूरा का पूरा इंस्टॉल करना, एक प्लान इंस्टॉल करना कि अगर मैंने कोई बाग लगाया है, ठीक है, तो उसको कैसे इरीगेट करके रखना है, तो उसमें ज़्यादा खर्चा आ जाता है। और अगर किसी फसल की यहाँ पर बुआई करनी है तो वहाँ पर भी अगर माइक्रो इरीगेशन के फंडा हम यूज़ करते हैं, जैसे हम ड्रिप इरीगेशन जिसको बोलते हैं, इस सिस्टम को भी इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी खर्चा आता है। तो भारत सरकार इस सब चीज़ों के लिए ऊपर जो है 10,000 करोड़ रुपये के यहाँ पर राशि दे रही है। इसके अलावा और जो खर्चा करना हो तो उसके लिए 16.5 लाख करोड़ की राशि भारत सरकार दे रही है। तो कंजप्शन लेड जब हम बात करते हैं कि कोई बजट कंजप्शन लेड है तो उस समय क्या होता है, भारत सरकार चाहती है कि कंजप्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो मार्केट में। ओके, तो उसके लिए क्या करेगी, डिमांड को यहाँ पर कोशिश करेगी कि डिमांड बढ़ाई जाए। ओके, तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ये भी चाह रही है कि लोगों की ज़िंदगी जो है उसको बदला जाए, खास तौर पे जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, जो भारत के जो समुद्री इलाके हैं, जो कोस्टल इलाके हैं, तो वहाँ पर जो कम्युनिटी बसती हैं,
तो उनकी जो लाइफ है उनको भी ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो फिशिंग के रिलेटेड जो कम्युनिटी होती है उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाएगी, डेयरी उद्योग भी आएगा, फिशिंग भी आ जाएगा। तो इसमें भी जो बजट जो पैसा दिया जाता है इसमें भी 22% का जो है इंक्रीज देखने को मिला है इस बजट में। और इससे क्या होगा कि अच्छे जो है फिशिंग हार्बर्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा फिश लैंडिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, और जो है सी वीड जो फार्मिंग है, ठीक है, इसको भी जो है डेवलप किया जाएगा। तो सी वीड फार्मिंग क्या होती है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में। इसके अलावा जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसमें भी 48% का हाइक देखने को मिला है, जो कि चलाया जाता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत। तो इससे क्या होता है कि इंक्लूसिव जो ग्रोथ है, खासतौर पर जो रूरल इलाका है उसको जो है यकीनी बनाया जा सके, तो भारत सरकार उसके लिए पैसा जो है जारी करती है। तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन ये कब शुरू हुआ था और इसका मेन मोटिव क्या था, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे बात करेंगे जिस तरीके से चैनलाइज्ड एलोकेशन भारत सरकार कर रही है, वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस कर रही है, इससे एक बैलेंस बना दिया है भारत सरकार ने। अगर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग भी बात करें और रूरल यहाँ पर उसके रिगार्डिंग भी बात करें, तो अच्छा बैलेंस बनाकर भारत सरकार चल रही है बजट में। और आगे बात कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। तो जो भारत का हेल्थ केयर सेक्टर है ये अभी भी अंडर डेवलप्ड है। जिस तरीके से ये डेवलप होना चाहिए, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से हमारा हेल्थ केयर सेक्टर डेवलप नहीं है। तो अगर बात करें नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स की, नंबर जितने अस्पताल चाहिए, जितने डॉक्टर चाहिए, जितनी हमारी आबादी उसके हिसाब से, या पेशेंट के हिसाब से, वो बहुत कम निकल कर आती है। लेकिन इसको हम सही कर सकते हैं अगर इसके ऊपर फोकस करते हैं, तो एक अच्छा जो है ड्राइवर ऑफ ग्रोथ के तौर पर ये निकल कर सामने आ सकता है। अच्छी ग्रोथ हमारी इकॉनमी को मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बड़े पैमाने पर जनरेट हो सकती है। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है कि हम डोमेस्टिक डेप्थ की ओर ही फोकस करेंगे कि अपनी हेल्थ केयर मार्केट तक ही ये सीमित रहेगा। आने वाले समय में जो भारत का हेल्थ केयर सेक्टर है वो वर्ल्ड में भी जो है अपनी सेवाएं दे सकता है। तो जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें हम अगर अच्छा काम करते हैं तो उसको हम बाहर भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अच्छा खासा जो पैसा है वो हमारे यहाँ पर भी जो है आ सकता है आने वाले समय में। आगे बात कर रहे हैं कि जो खर्चा यहाँ पर 2019-20 में था भारत के जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसमें, तो वो था 1.29% ऑफ इट्स जीडीपी। जितनी जीडीपी होगी तो उसका सिर्फ 1.29% निकालो, और जितना पैसा बनेगा उतना यहाँ पर खर्चा भारत सरकार ने किया था 2019-20 के बजट में। तो ये बहुत कम है। जो इसके ब्रिक्स के जो बाकी नेशन है, बाकी जो पार्टनर नेशन है, अगर उनके साथ हम कंपैरिजन करें तो ब्रिक्स में टोटल 5 नेशंस निकल कर आते हैं: ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ओके, तो अभी जो साउथ अफ्रीका था ये 2010 में इसने ज्वाइन किया था। इससे पहले सिर्फ 4 देश थे, तो इसको हम ब्रिक बोलते थे, ब्रिक। ओके, तो मुझे इस बात का इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इसको कब, इसकी जो पहली समिट हुई थी कब हुई थी, कौन से देश ने इसको होस्ट किया था जो पहली समिट हुई थी, 2020 की समिट कहाँ हुई है, इसका थीम क्या था, और किस देश ने इस समिट को होस्ट किया है, और जो 2021 की समिट होगी वो कौन सा देश होस्ट करेगा, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो एक बैंक भी बनाया है इस ब्रिक्स की जो संस्था है, इसने एक बैंक भी ये चलाते हैं। तो वो बैंक का नाम क्या है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। और आगे बात कर रहे हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर है, जो हॉस्पिटल चेन की अगर बात करें तो यूएस में सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है यूएस में हेल्थ केयर सेक्टर के रिगार्डिंग। तो ये इतनी बड़ी चेन है कि भारत में जो इसके काउंटर पार्ट हैं जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, तो उनके मुकाबले 35 गुना ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करते हैं ये। ओके, तो इतनी बड़ी चेन यूएस में है हॉस्पिटल्स की। तो आगे बात कर रहे हैं, यूएस की जो जीडीपी है वो भारत की जीडीपी से भी 10 गुना ज़्यादा है। ओके, तो अभी हमें ये बिल्कुल साफ पिक्चर है कि बहुत बड़े पैमाने पर फोकस करना होगा भारत में ग्रोथ को और आगे बढ़ाने के लिए। तो भारत जो यूएस है उसकी जो टोटल जीडीपी निकल कर आती है वो निकल कर आती है $20 ट्रिलियन की, और भारत की जो जीडीपी है वो अभी $3 ट्रिलियन की भी नहीं हुई है। अभी $3 ट्रिलियन के हम थोड़ा सा पीछे ही हैं। ओके, तो जो चाइना है ये दूसरे नंबर पे है। चाइना की जो पूरी की पूरी जीडीपी निकल कर आती है वो $13 ट्रिलियन की है। तो अभी चाइना भी यूएस से काफ़ी पीछे है।
तो अगर बात करें जो भारत का इस साल का जो हेल्थ केयर बजट है, तो इसमें 137% की जो है इंक्रीज देखने को मिली है। और एक अच्छा जो है जो इंक्रीमेंटल जो अप्रोच है उससे अच्छा जो है ब्रेक देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में 64,181 करोड़ जो है ये एलोकेट किए जाएंगे आने वाले 6 सालों में अंडर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ओके, तो इस योजना के तहत ये जो पैसे है ये दिए जाएंगे। तो ये योजना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, खासतौर पे जो पैसे इसके रिगार्डिंग मिलेंगे उसमें ये चीज़ कोशिश की जाएगी कि हेल्थ केयर इकोसिस्टम को इस तरीके से हमने डेवलप करना है, इस तरीके से इसकी कैपेसिटी को बूस्ट अप करना है कि जो किसी भी तरीके की अगर नई बीमारी निकल कर आती है तो उसको हमने टैकल करना है, उसकी डिटेक्शन करनी है और उसका इलाज ढूंढना है, चाहे रूरल इंडिया है चाहे अर्बन इंडिया, दोनों ओर। और आगे बात करें कि जो भी ये पैंडेमिक चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि लास्ट वन होगा जो हमने फेस किया है या फेस करेंगे। तो ये जो बजट है इसने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि कोविड-19 को घुटनों के बल गिरा दिया है। सिर्फ एक तरह का यहाँ पर प्लान है कि हम किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से पैंडेमिक के बाद भी जो है इकॉनमी होने वाली है और किस तरीके से इसको मैनेज करके चलेंगे। और आगे बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर बात करें इनकम टैक्स स्लैब्स की, तो उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, ओके, तो इनकम टैक्स स्लैब्स और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इसमें किसी तरीके का चेंज नहीं किया है, जो पहले था उसको वैसे ही बरकरार रखा है। और जो सैलरीड पर्सनस है, खासतौर पे जो मिडिल क्लास पर्सनस हैं, अभी उनकी सेविंग जैसे पहले थी वैसी ही सेविंग रहेगी, क्योंकि सेविंग में कटौती नहीं जाएगी, क्योंकि अभी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की है भारत सरकार ने। तो वो अच्छे से जो है खर्चा कर सकते हैं। ओके, तो अगर खर्चा करते हैं तो उससे भी इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो आगे यहाँ पर बात करें कि इसके अलावा कोई और मेजर अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है कि किस तरीके से जो स्ट्रेस सेक्टर्स हैं उनको जो है रिकवर किया जाए। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी भी स्ट्रेस है, जैसे एविएशन है, इसके अलावा जो हॉस्पिटैलिटी है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह, जो एंटरटेनमेंट है, सिनेमास वगैरह आप देखो तो अभी भी ये ओपन नहीं हुए हैं, तो ये स्ट्रेस्ड हैं अभी भी। तो इनकी रिगार्डिंग इनको कैसे रिकवर किया जाए, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं और आखिर में ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर हम फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंशनिस्ट प्लान लेकर चलते हैं, तो अगर उनको अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं स्विफ्टली और एफिशिएंटली, उसके लिए हम आगे काम कर पाते हैं, तभी जाकर जो है ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो बजट है ये आने वाले समय में एक तरह का लैंडमार्क बजट जो है ये साबित हो सकता है, इकॉनमी को दोबारा से रिकवरी की मोड के ऊपर ये लेकर आ सकता है और आने वाले समय में अच्छी जो है एक्सीलरेटेड ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल सकती है। उस रास्ते की ओर जो है ये बजट लेकर जा सकता है। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं द वर्च्यू ऑफ ह्यूमिलिटी, जो विनम्रता होती है उसका पुण्य। तो अगर बात करें हम विनम्रता की, विनम्र भाव की, तो ये हमें काफ़ी मदद करता है अगर हम स्पिरिचुअली और ग्रो करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इसका मतलब होता है कि हम किसी को नीचा दिखाकर नहीं जी रहे हैं। ओके, और इसके लिए सबसे पहली बात कर रहे हैं कि हमें चाहिए कि जो हमारी ईगो है हम इसको कैसे कर्ब करें, कैसे ख़त्म करें, इसके ऊपर हम काम करें। डिफ़िकल्टी तभी जो है सामने आती है, तभी बढ़ती है जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम ही सबसे सुपीरियर हैं, जितने भी हमारे पास आसपास लोग हैं सबसे सुपीरियर हम ही हैं। और हम ये रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि हम स्मार्टर हैं, स्ट्रॉन्गर हैं और रिचर हैं बाकियों से, और अपने आप को ही अपने फिजिकल लेवल के हिसाब से जो है जज करते रहते हैं। और दूसरी और बात कर रहे हैं कि अगर सही मायने में अगर हम रियलाइज़ करें बात की गहराई में जाकर, तो हमें समझ आएगी कि हम सभी एक ही हैं और एक ही है जो हम सब में बसता है, वो है परमात्मा। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर फ्लावर्स की बात करें कि एक गार्डन है तो उसमें बहुत तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं किसी का रंग जो है लाल है, कोई पर्पल है, कोई येलो है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। तो इस तरीके के डिफरेंसेस हमें बाहरी तौर पर नज़र आएंगे, लेकिन अगर सही मायने में समझेंगे तो गार्डन एक ही है, वो सभी के सभी जो है फ्लावर्स ही हैं। और बिल्कुल इसी तरह हमारी जर्नी रहती है। मेडिटेशन के वक्त हम रियलाइज़ करते हैं परमात्मा को, जो प्रकाश होता है उसको, और हम रियलाइज़ करते हैं कि हम एक सोल हैं, एक आत्मा ही हैं, और वही जो रे है, जो डिवाइन लाइट है परमात्मा की, वो सब में बसती है, सभी आत्माओं में बसती है, सभी सोल में बसती है। तो हमें इसी तरीके से जो है देखना है कि वो परमात्मा की लाइट सभी में बसती है और सभी जो लोग हैं उसी की क्रिएशन है। तो इसी जो व्यू को लेकर आगे बढ़ना है, विनम्र भाव को जो है ना उसको
उसके उसके ऊपर पकड़ बनानी है अच्छे से। अगर इसके ऊपर अच्छे से पकड़ बनती है तो आपकी पर्सनैलिटी ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकल कर आगे आएगी, निखर कर आगे आएगी। और जो दिमाग की बीमारियां हैं, जैसे गुस्सा सबसे बड़ी बीमारी है, इनसे छुटकारा मिलेगा। तो अभी डिस्कस करते हैं फ्रंट पेज की न्यूज़। तो सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसमें बात कर रहे हैं कि इंडिया ब्रिंग्स यूएई एफपीआईज ऑन पार विद मॉरिशस एंड सिंगापुर। मतलब जिस तरीके से मॉरिशस और सिंगापुर के तहत इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर यूएई को भी अलाउ किया है। और अगर वहाँ से कोई भी एफपीआई हमारे यहाँ पर आती है तो उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए कैटेगरी 1 फंड। ओके, तो कैटेगरी वन फंड्स क्या होते हैं? जो भी फंड्स कैटेगरी 1 के तहत आते हैं तो वो हमेशा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा आते हैं। ओके, तो जिसमें कौन कौन सी एजेंसीज आ जाती हैं, जिसमें जो सेंट्रल बैंक्स हैं या फिर सॉवरन वेल्थ फंड्स, इंटरनेशनल और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, एजेंसीज आ जाती हैं, जिनके पास यहाँ पर कम से कम 75% या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है जो मालकी होती है वो सरकार के ऊपर होती है। ओके, सरकार जो गवर्नमेंट के रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास होती है। तो कहने का मतलब यूएई की जो सरकार है, ठीक है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है भारत में, भारत की जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट है वहाँ पर। इसके अलावा एक यहाँ पर प्रावधान दे दिया है पार्टिसिपेटरी नोट्स का, कि पार्टिसिपेटरी नोट्स को भी वो जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम पी नोट भी बोलते हैं, ओके, पीएनबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, कि अगर वो किसी ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर विश कर रहा है, चाह रहा है कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट करे, तो वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक रियायत क्या मिल जाती है कि उस इन्वेस्टर को जो सेबी है, जो हमारा रेगुलेटर है, जो यहाँ पर पूरी मार्केट को रेगुलेट करके चलता है, उसके अंतर्गत रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है उस ओवरसीज इन्वेस्टर को। ओके, तो इसके तहत जो है वो पीएन नोट के तहत जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे भारत की स्टॉक मार्केट में। तो अभी देखो जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जिसके थ्रू भारत में एफपीआई इन्वेस्टमेंट आती हैं, तो उसमें सबसे टॉप पे यूएस है, ध्यान रखिएगा। सबसे टॉप पे यूएस है, फिर मॉरिशस है, फिर सिंगापुर, लग्जमबर्ग, यूके, फिर आयरलैंड है, कनाडा है, फिर जापान, नॉर्वे, और 10वें नंबर पे नीदरलैंड है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैटेगरी 2 के अंतर्गत जो फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं। और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसकी फाउंडेशन कब रखी गई और अभी इसके कितने मेंबर हैं, और इस कोऑपरेशन काउंसिल को बनाने का मकसद क्या था। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सो देखिए, यूएई एक ऐसा मुल्क है जहां पर काफ़ी गिनती में जो इंडियंस हैं वो वहाँ पर जाकर काम करते हैं। जो अगर इनकी टोटल पॉपुलेशन निकाली जाए तो 35 लाख के आसपास जो है इंडियंस हैं, 20-22 लाख के आसपास पाकिस्तानी है, लेकिन जो मूल रूप से जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी गिनती सिर्फ 12 लाख है। तो ये भी होता है कि पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन लगने शुरू हुए थे तो बहुत सारे लोगों को वापस घर भेज दिया गया था। खासतौर पे वो किन किन कंट्रीज से बिलोंग करते थे, इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज से बिलोंग करते थे। और यही एक रीज़न है कि इनके नेटिव लोगों की पॉपुलेशन कम हो जाती है, बाहर के लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सिटीजनशिप भी जो है वे भी नहीं देते हैं इंडियंस और पाकिस्तानीज को। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ ओवरऑल समझ आ गई है। तो क्वेश्चंस के आंसर आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है फ्रंट पेज के ऊपर, तो कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि जो हमारा एनपीसीआई है, ओके, तो उसके अंतर्गत जो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, जहाँ पर जो पेमेंट होती है ऑन टाइम पेमेंट हो जानी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी थी कि 31 जनवरी को सर्वर चेंज किया था इन्होंने, NACH ने, जिसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स थे, अभी जब बजट अनाउंस हुआ 1 तारीख को, तो मार्केट में उछाल देखने को मिला, सेंसेक्स बढ़ा, निफ्टी बढ़ा, तो यहाँ पर 9 से 10% तक की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली। तो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स थे, जो यहाँ पर SIPs थे, तो वो नहीं फ़ायदा उठा पाए। तो अब वो कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, हमारी जो पेमेंट थी वो समय पर हमें नहीं मिल पाई जिस तरीके से हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इसके रिगार्डिंग NPCI बोला है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी जवाब दिया है कि हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं इन इश्यूज़ को। बहुत बड़ी मात्रा में जो है जो केसेस अभी पेंडिंग पड़े हैं बैंकों के पास। ओके, तो अभी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो मुआवजा मांग रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, हम बेनिफिट कमा सकते थे जब मार्केट में उछाल आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 से 7 लाख जो है
इतनी ट्रांजैक्शन जो है प्रभावित हुई हैं इन 6-7 दिनों के अंदर अंदर। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसको कब बनाया गया था और इसका मेन फंक्शन क्या है। तो अगर बात करें NACH की, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तो इसका काम क्या होता है। देखो, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो शेयर खरीदेगा, किसी न किसी जगह इन्वेस्ट खरीदेगा, तो इसके रिगार्डिंग ये सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि पेमेंट को एक तरीके से क्लियर करते हैं कि हाँ बिल्कुल वैलिड पेमेंट है, बिल्कुल वैलिड ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इस चीज़ को ये देखते हैं, व्यू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सर्वर काफ़ी इनका हैवी हो गया। देखो, कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम यहाँ पर आनी शुरू होगी, जिसकी वजह से ऑल ओवर जितनी भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर आई थी वो डिले होनी शुरू होगी, काम करना ही बंद कर गया उन दिनों में। और जब ये क्लियरिंग हाउस हर एक चीज़ को परख लेता है, फिर आगे जो है पेमेंट को ट्रांजैक्ट करता है। जो आगे जो न्यूज़ है फ्रंट पेज से, यहाँ पर बात कर रहे हैं डिलीवरी। ओके, डिलीवरी एक तरह का स्टार्टअप है जो कि लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसको जो सॉफ्ट बैंक है ये यहाँ पर बैक करता है, इसकी सपोर्ट करता है। तो ये चाह रहे हैं कि ये IPO रूट से 800 मिलियन जो डॉलर हैं ये रेस करेंगे। तो IPO रूट क्या होता है? IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो ये एक तरह का IPO इशू करते हैं कि हम यहाँ पर इतने पैसे हम यहाँ पर इकट्ठा करना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर या बाहर का इन्वेस्टर है, फिर इन्वेस्ट करना शुरू करता है उस IPO में। ओके, तो इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर को और कंपनी जो है पैसा जुटा लेती है। और कंपनी अपने आप को शो करती है कि अगर कंपनी ये शो करी मेरा 800 मिलियन डॉलर का IPO है, तो ये बताती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अपनी शक्ति प्रदर्शन करती है एक तरीके से, और पैसा जुटाकर यहाँ पर उसको यूज़ करती है, आगे यूटिलाइज करती है। तो इस समय 800 मिलियन डॉलर का इनका जो है टारगेट है। और आगे बात कर रहे हैं जो सॉफ्ट बैंक है जो इसको बैक कर रहा है, वो भी इसकी जो यहाँ पर IPO का जो नया यहाँ पर ये वेरिएंट लेकर आ रहे हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और IPO की जो वैल्यूएशन है वो 3.2 से 4 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकती है। तो यहाँ पर इसको डबल कहा जा रहा है जितनी वैल्यूएशन सॉफ्ट बैंक ने यहाँ पर इन्वेस्ट की थी डिलीवरी में 2019 में। ओके, तो डिलीवरी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट सॉफ्ट बैंक ऑलरेडी कर चुका है। तो अभी का जो IPO होगा इसमें इसकी जो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जा रही है इसकी। तो अगर बात करें जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, 12 मिलियन स्क्वायर फीट की बात करें कि इनका एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्रॉस 17,500 पिन कोड्स, मतलब इतने शहरों तक जो है इनका एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है। इसके अलावा जो फिस्कल ईयर रेवेन्यू की बात करें तो वो 2946 करोड़ का है। ओके, इसके अलावा अभी तक जो है पैसे जो रेस कर चुके हैं वो 935 मिलियन डॉलर है और 284 करोड़ का इनको लॉस जो है फिस्कल ईयर 20 में हुआ था लॉकडाउन की वजह से। और 2019 में इनको जो लॉस हुआ था वो 1781 करोड़ का हुआ था। सो डिलीवरी नाम याद रखिएगा, ये एक स्टार्टअप है जो लॉजिस्टिक सर्विसेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पर सेटअप में काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो आगे जो न्यूज़ है ये है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी डिसएंगेजमेंट जो है ये शुरू हो चुकी है लद्दाख बॉर्डर पर, जहाँ पर एक लेक है पेंगोंग सो लेक है। तो इसके आसपास का जो एरिया है तो यहाँ पर अभी स्टैंड ऑफ को इसको कम करने की यहाँ पर बात कह रहे हैं। तो अभी 3 स्टेप प्रोसेस जो है यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो फ्रंटलाइन टैंक थे इनको अभी वापस बुला रहे हैं, ICV जो है उनको वापस बुला रहे हैं। लेकिन जो नई इन्होंने फ्रंट लाइन क्रिएट की है, जो इन्होंने बॉर्डर एक नया बना लिया है, तो वहाँ पर अभी भी जो फौजें हैं वो तैनात रहेंगी, वहाँ से जो है ट्रूप्स को अभी तक जो है विड्रॉल नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा एरिया है? ये है चसूल वाला एरिया है। ओके, तो ये लेक है इसका जो साउदर्न पार्ट है ये वाला हिस्सा आता है जहाँ पर एक नई फ्रंट लाइन चाइना ने बनाई है। वहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये नया बॉर्डर है। ओके, पिछले वाले बॉर्डर को ये नहीं मान रहे। तो मई से पिछले साल मई महीने से ये आगे आकर बैठे हुए हैं। तो तभी झड़प भी हुई थी, तो हमारे काफ़ी जवान शहीद भी हो गए थे उस समय। तो अभी तक वो वही नई फ्रंट लाइन बनाकर बैठा है और अभी तक वहाँ पर जो है फौजें तैनात हैं। तो लेकिन ये जो डिसएंगेजमेंट प्लान आया इसके तहत थोड़ी सी टेंशन जो है कम होती हुई नज़र आ रही है। टैंकों को पीछे हटा रहे हैं, जो ICVs हैं इनके उनको पीछे हटा रहे हैं। और दूसरी जो न्यूज़ है वो है पाकिस्तान की। तो अभी 22 से 25 फरवरी के अंदर अंदर अभी दोबारा से जो है देखा जाएगा कि जो पाकिस्तान है अभी FATF के अंतर्गत FATF ने इनको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। तो ये ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। ओके, पिछले साल भी यहाँ पर बात चल रही थी कि ब्लैक लिस्ट होंगे, FATF इनको ब्लैक लिस्ट जो है कर सकता है। इनकी टेररिस्ट
के रिगार्डिंग गतिविधियों के अंतर्गत कि यहाँ पर इनके देश में ये टेरर को बहुत ज़्यादा फंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसके तहत जो है अभी जो मीटिंग होगी एंटी टेरर वॉचडॉग की, तो उसके तहत पाकिस्तान चाह रहा है टर्की और चाइना इसकी सपोर्ट करे, इनकी मदद मांग रहा है कि जो कि मैं ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकूं और जैसे बाकी नेशन है उसी की तरह मैं भी काम करूं। तो अगर ब्लैक लिस्ट में कोई भी कंट्री जाती है तो बहुत सारी सैंक्शंस उसके ऊपर लग जाती हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो वो नहीं उठा सकता। तो पाकिस्तान चाहता है कि मैं ब्लैक लिस्ट में ना शामिल हूँ। तो आप मुझे बताइए कि कितने तरह की लिस्ट होती है। ओके, 2 लिस्टें मैंने आपको बता दी हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। एक और लिस्ट है, उसका क्या नाम है, और FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत जो है FATF काम कर रहा है। सो इन सब क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। आगे जो न्यूज़ है यह है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज से। तो यहाँ पर जो टॉप ऑनलाइन ग्रोसर्स हैं उनकी यहाँ पर सेल काफ़ी बड़ी है, उसकी वृद्धि देखिए फिजिकल ईयर 20 में यहाँ पर देखा गया 2020 में, लेकिन साथ ही साथ जो लॉसेस हैं, घाटे हैं, वो भी बढ़े हैं इनके। तो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव जिन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो ऑनलाइन परचेज है कोविड-19 के तहत जो है ग्रॉसरी मार्केट जो है वहाँ पर काफ़ी बड़ी है। ओके, तो ग्रॉसरी मार्केट क्या होती है, जहाँ पर जो आटा दाल वगैरह जो भी आपको किचन का ज़्यादातर सामान होता है वो आप परचेज करने आमतौर पर आसपास की शॉप में जाते हो, किराना स्टोर में जाते हो। तो वही चीज़ें आप अब लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, तो इसकी सेल में काफ़ी वृद्धि जो है देखने को मिली है अलग अलग कैटेगरीज में। और 2021 का जो फिजिकल ईयर है इसमें भी ये रिपोर्ट कह रही है कि अच्छा जो है सेल जो है डबल होने के यहाँ पर आसार है, और जो लॉसेस है वो बहुत कम रहने वाले हैं। और जो टॉप इनकी जो सेल निकालें, जो टॉप 5 ऑनलाइन सेलर्स हैं, तो वो 65% के हिसाब से बढ़ी है, लेकिन जो लॉसेस है वो भी 1175 करोड़ के हिसाब से बढ़े हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले बिग बास्केट है, फिर ग्रोफर्स है, फिर डी मार्ट है, फिर स्पेंसर है, और फिर है स्टारक्विक। तो ये 5 कंपनीज हैं जो ग्रोसरी मार्केट में डील करती है, और इनमें इनकी सेल में जो है वृद्धि देखने को मिली है। और इनकी सेल में जो 3.1% जो शेयर निकल कर आता है वो है FMCG सेगमेंट का, जिनको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और जल्दी से बिक जाते हैं। तो मुझे किसी एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की एग्जांपल दीजिए। और जो आगे एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि 2025 तक जो ई ग्रोसरी मार्केट होगी, इसकी मार्केट $24 बिलियन तक जो है एक्सपैंड कर सकती है। इतनी बड़ी मार्केट जो है आने वाले समय में 2025 तक इसकी बन सकती है। तो जो आगे न्यूज़ है वो भी सेम पेज से है। तो यहाँ पर बात करें, WHO का एक पैनल है जिसने रेकमेंड किया है कि जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन भी जिसको बोला जाता है, तो इसको जो है रेकमेंड किया है कि इसका यूज़ बढ़ाया जाए। जितने भी लोग 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है वो इसका यूज़ करें। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपर्ट पैनल होता है। तो ये सब बातें, इस रेकमेंडेशन को किसने आगे फॉरवर्ड किया है, ये स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेज बोलते हैं। तो इसका काम है कि WHO को एडवाइस करना है जितनी भी ग्लोबल पॉलिसीज हैं उसके रिगार्डिंग, और साथ ही साथ जो स्ट्रेटजीज हैं कि वैक्सीन टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में WHO को जो है अपडेट करते रहते हैं, एडवाइस करते रहते हैं। और आगे जो बात कर रहे हैं कि ये जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की जो बात करें, तो इसके बारे में बात की है सौम्या स्वामीनाथन ने, ये चीफ साइंटिस्ट हैं WHO में। तो उन्होंने कहा है कि ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है एक काफ़ी मेन वैक्सीन है, जितनी भी वैक्सीन अभी तक जो है बनाई जा चुकी हैं कोविड-19 से निपटने के लिए। एक अच्छा माइलस्टोन जो है ये साबित होगी। और इसके अलावा जो ग्लोबल हेल्थ बॉडी है उनको यहाँ पर बोला गया है कि जो खासतौर पर जो वैक्सीन मेकर्स हैं वो प्रिपेयर रहें, अपनी वैक्सीन को इम्प्रूव करते रहें कि जो नए वेरिएंट्स जो कोविड-19 के निकल कर आ रहे हैं उसका मुकाबला भी जो है आने वाले समय में हम कर सकें, और अच्छी जो है एक रणनीति अपनाकर चलें जिससे कि ये बीमारी दोबारा से ना फैलने पाए। और आगे जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो स्मार्ट इन्वेस्टिंग से। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने CBDT को बोला है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को बोला है कि NRIs के जो टैक्स फियर्स हैं उनको एड्रेस करो। तो क्या क्या फियर्स निकल कर आ रहे हैं, तो जो NRI वर्सेस गवर्नमेंट की अगर बात करें तो NRI पटिशनर हैं एक, उन्होंने उनको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि CBDT जो है उसको आपने 3 दिनों के अंदर अंदर लिखना है। ओके, और दूसरा जो CBDT अगर रिस्पॉन्स करेगी तो वो 3 महीने का टाइम लगेगी। यहाँ पर 3 महीने का टाइम लगाती है रिस्पॉन्स करने में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और NRI यहाँ पर ये चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है यहाँ पर क्लैरिफाई करेगी कि किसी भी तरीके का जो टैक्स है किसी NRI की ग्लोबल इनकम के ऊपर नहीं लगेगा। ओके, इसके अलावा
जो सरवना भवन वर्सेस गवर्नमेंट जो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो ये एनआरआई हैं जिनका यहाँ पर केस है। वो चाह रहे हैं कि जिस भी तरह का इनका मूव है, जिस भी तरह का ये टैक्स सेटलमेंट हो, तो ये आईटीएससी के पास जाएं और अपना जो टैक्स डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लें। सो आईटीएससी का है, आईटीएससी का मतलब है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। ओके, तो आपने अगर इनकम टैक्स सेटलमेंट करना, उसका एक कमीशन बाकायदा भारत सरकार ने बनाया था, तो ये चाहते हैं कि हम वहाँ जाकर अपना टैक्स डिस्प्यूट हल कर लेंगे। लेकिन जो फाइनेंस बिल भारत सरकार ने जो बजट जो 1 फरवरी को अनाउंस किया है, उसमें कहा गया है कि वो आईटीएससी को डिसमेंटल कर देंगे। ओके, तो अभी जो स्वर्ण जो है वो यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि उनको अलाउ किया जाए कि वो अपना केस जो है आईटीएससी के पास लेकर जाएं। तो ये यहाँ पर पूरा मुद्दा निकल कर आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग डर की भावना है कि हमारी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स ना लग जाए, या किस तरीके का टैक्स होगा इसमें क्लैरिटी भी नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने सीबीडीटी को बोला है कि एड्रेस करो इनकी प्रॉब्लम। और आगे जो न्यूज़ है यह है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो एंड मोर के पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि भारत बिल्कुल अपने सही ट्रैक पर चल रहा है। जो कमिटमेंट भारत ने की थी पेरिस पैक्ट के तहत, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके तहत भारत चाह रहा था जिस तरीके से भी हम काम करेंगे उसकी ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या यहाँ पर काम यहाँ पर करना है, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो भारत बिल्कुल अपने ट्रैक पे चल रहा है। इसके बारे में बात करें प्रधानमंत्री जी की, रिड्यूस कार्बन एमिशन पर यूनिट ऑफ इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी के 33 से 35% के हिसाब से 2005 के लेवल के हिसाब से जो है हम कार्बन को जो है रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा जो है हम कमिटेड हैं कि जो है जीडीपी का 33 से 35% तो हम रिड्यूस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात कह रहे हैं कि आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ऑलरेडी जो है 24% का जो ड्रॉप है एमिशन इंटेंसिटी में, ये ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समिट जो है, अभी वर्चुअल समिट ये हुई है जिसको कि ऑर्गेनाइज किया है, ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट अभी हुई है जिसको ऑर्गेनाइज किया है टेरी ने, जिसका मतलब है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो अभी ये 2021 की समिट है जहां पर मोदी जी ने ये बातें कही हैं। कहा है कि 24% का जो है रिडक्शन हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है एमिशन इंटेंसिटी में। तो एमिशन इंटेंसिटी क्या होती है? एमिशन इंटेंसिटी एक कार्बन एमिशन का ही एक जो है झुंड होता है, एक एग्रीगेट होता है जिसको कि जीडीपी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। और इसके अलावा ये भी बात की गई है कि जो हमारा टारगेट है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल का जो शेयर है एज ए बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस, हम उसको भी बढ़ाएंगे आने वाले समय में। और इनकी जो पावर जनरेशन है वो भी जो है 40% तक करेंगे 2030 तक। और विल आल्सो बी रीच्ड इन द नियर फ्यूचर विद द करेंट कैपेसिटी एट 38%। तो अभी जो इसकी जो कैपेसिटी है 38% है, तो अभी आने वाले समय में इसको और बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि ऐसे फ्यूल यूज़ करेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करेंगे। और आगे बात कर रहे हैं कि जो रीनेबल एनर्जी है उसने भी स्पीड पकड़ ली है। हम अपने ट्रैक के हिसाब से आगे काम कर रहे हैं। 450 गीगावाट्स का हमारा रीनेबल एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी का हमारा प्लान है 2030 तक। तो इसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर जो है बूस्ट अप कर रहे हैं कि वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर आके, और ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोजेक्ट्स में काम करें ताकि जो भारत यहाँ पर एक अपना टारगेट बनाकर चल रहा है उस टारगेट को टाइमली मैनर में जो है अचीव कर ले। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो अभी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 की हो रही है, इस समिट का थीम क्या है? तो जो आगे न्यूज़ है यह है कंपनी से। तो एक कू ऐप है जिसके पर निकल आए हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे एक बर्ड फ्लाई करता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर जो है इसमें उड़ान देखने को मिली है। तो क्या मसला क्या है? तो 2 दिनों से हमने एक न्यूज़ पढ़ी है कि ट्विटर का भारत सरकार के साथ एक डिस्प्यूट है। भारत सरकार ने कुछ केसेस फॉरवर्ड किए थे ट्विटर हैंडल के, जो कि भारत की खराब छवि जो थे वो दिखा रहे थे फार्म लॉस के रिगार्डिंग। तो ट्विटर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो कल जाकर ट्विटर ने रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन ये जो मुद्दे थे, भारत सरकार ने 31 जनवरी को लिस्ट भेजी थी जिन अकाउंट्स को ब्लॉक करना था, और दूसरी लिस्ट 4 फरवरी को भेजी थी। ओके, तो बहुत डिले कर दिया, जिसके तहत क्या हुआ, एक कू ऐप है, भारत की ही बनी हुई कू ऐप है जो ट्विटर के प्लेटफॉर्म के तहत जो है काम करती है। एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है जिसमें कि एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी जो है पॉपुलैरिटी देखने को मिली है। इन भारत सरकार और जो ट्विटर है उन दोनों में जो भी डिस्प्यूट चल रहा था, टेंशन चल रही थी उसके दौरान, तो अभी अच्छा खासा जो है इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन कर ली है पिछले 7 दिनों के अंदर अंदर। और लोगों का झुकाव जो है वो काफ़ी बड़ा है। 3 मिलियन जो है लाइफ टाइम डाउनलोड्स जो है बढ़ चुकी हैं अभी तक के लिए यहाँ पर हमारे देश के अंदर अंदर ही।
तो ये जो ऐप है बिल्कुल उसी तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लोगों को जो प्लेटफॉर्म ट्विटर प्रोवाइड करता है। तो ये भारत का बनाया हुआ है, ट्विटर जो है वो अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, अमेरिका ने इसको बनाया है। तो ये जो न्यूज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिसरप्शन वाले पेज में से, जहाँ पर आनंद महिंद्रा जो है उन्होंने अग्निकुल, एक कॉस्मोस है जिसमें इन्वेस्ट किया है। तो चेयरमैन है आनंद महिंद्रा ग्रुप के, और उन्होंने रॉकेट स्टार्टअप जो है अग्निकुल एरोस्पेस, उसमें अपनी पर्सनल कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट किया है। तो अग्निकुल टेस्ट जो है ये पिछले हफ्ते ही जो है इसका एक फायर किया करके देखा गया था। ये देश का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। तो अग्निकुल एक तरह का स्टार्टअप है जो कि यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल्स है उनको बिल्डअप करेगा, उनको बनाएगा, जो कि आने वाले समय में माइक्रो नैनो सैटेलाइट जो है उनको लो अर्थ और ऑर्बिट तक जो है वो पहुंचा सकता है डिमांड के हिसाब से। तो अभी जो रिसेंटली टेस्ट फायर्ड हुआ है वो 3D प्रिंटेड सैमी CRO रॉकेट इंजन था, IIT मद्रास के द्वारा इसको किया गया। और जो टेरिफ चैंपियन है फ्यूचर के, इसको ये चीज़ बोला जा रहा है। सो पर्सनली इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। ये महिंद्रा का जो ट्वीट था इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो अग्निकुल है ये एक स्मॉल रॉकेट है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 kg के सैटेलाइट जो है उनको ये लॉन्च कर सकता है इतनी वेट तक के लो अर्थ ऑर्बिट में, ये भी ध्यान रखिएगा। सो मोबाइल प्लेटफॉर्म के तहत भी इसको जो है पोर्ट किया जा सकता है। तो अभी जो है इसका फर्स्ट लॉन्च जो है 2022 के एंड में जो है वो देखा जा सकेगा आने वाले समय में। इसके अलावा बात करें जो अग्निकुल है वो विनर रह चुका है टॉप इनोवेटर कैटेगरी एट द ET स्टार्टअप अवार्ड्स 2020। तो ध्यान रखिएगा अग्निकुल ये एक तरह का रॉकेट इंजन है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी वक्त है शीशे के सामने का। तो 3 वर्ड्स हैं, प्रोएक्टिवली, अंडरमाइंस और वर्सटाइल। इन तीनों के मीनिंग आपके सामने हैं, इनको पढ़िए और इनकी रेपिटेशन कीजिए, इनको बोलकर बार बार बोलकर जो है इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और आगे बात करें इकोनॉमिक कंसेप्ट में एडवर्स सिलेक्शन की। तो एडवर्स सिलेक्शन एक तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, खासतौर पे जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इसमें। तो जहाँ पर क्या होता है कि एसिमेट्री जो है इन्फॉर्मेशन में हो जाती है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती सेलर के द्वारा बायर को, अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसको बेची जाती है। तो इसमें यह कहा जाता है कि इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती अगर बायर को जो है आप सही इन्फॉर्मेशन जो है रिस्क के बारे में आप पहले से ही बता दोगे। तो इस तरीके की जो सिचुएशन पैदा होती है इसको हम बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। और यह है लेक्चर का एंड। तो यहाँ पर एक मैप है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। भारत का एक राज्य है, इसके बारे में सारी डिटेल आपने देनी है कि इसकी कैपिटल क्या है, इसके गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। तो जो कल का जो क्वेश्चन का आंसर था वो था ओडिशा। तो यही है लेक्चर, अभी लेक्चर का एंड है। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।